নমস্কার। উত্তরের খোঁজে টিভি9 বাংলার এই নর্থ বেঙ্গল কনক্লেভে আজকে দার্জিলিংয়ে আমরা এমন একটা সময় বসে আছি যখন আলো দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে কমছে, এপাশে এত কুয়াশা যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় তাও দেখা যাচ্ছে না। আসলে পুরোটাই বোধহয় প্রতীকী, কারণ এখানে ঠান্ডা সেটা আস্তে আস্তে কাটছে, গোটা রাজ্যের ঠান্ডা কাটছে, কারণ ভোট আসছে, ভোটের উত্তাপ বাড়ছে। এবং এখানে যেরকম কাঞ্চনজঙ্ঘা এই কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে, এখানকার ভোটের যে পরিস্থিতিটা সেটাও বোধহয় একটু ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। তো এর মধ্যে দেখুন, এই পাহাড়টাকে, উত্তরবঙ্গটাকে সবসময় একটু অন্য চোখে দেখা হয়, এবং এখান থেকেই কিন্তু বাংলার রাজনীতির আবার একটা বিশেষ দিকেরও ছবি আমরা পাই। তার কারণ এখানকার আঞ্চলিক দলগুলো তারা নিজেরা যেরকম তাদের একটা স্বকীয়তা বজায় রাখে, আবার তাদের ওপর বন্দুক রেখে কিন্তু বড় রাজনৈতিক দলগুলো তারা তাদের নিজেদের মতো করে নিজেদের ব্যবস্থাটা করে আর কি। এটাই এখানকার মোটামুটি নিয়ম। তো আমার সঙ্গে আজকে যিনি রয়েছেন श्री राजू बिस्ता। राजू जी, ये एक बात बताइए, मैं यहाँ का लोगों से बात कर रहा था तो सारे लोग यही बात कर रहे थे कि पहले क्या होता था कि यहाँ का जो रीजनल पार्टीज़ है उन लोगों के ऊपर डिपेंड करके जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ है वो अपना काम कर रहे थे। और देखिए, बीजेपी यहाँ से 4 बार एमपी इलेक्शंस में जीत चुका है लगातार, लेकिन अभी आप एमपी बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप, स्पेशली आप यहाँ का ही है, तो आप यहाँ का जो माहौल है वो कंट्रोल में लेके आए और यहाँ पर बीजेपी के लिए एक आपने फुटिंग्स क्रिएट किया है। ये आप कैसे देखते हैं कि अभी भी वो डिपेंडेंसी ऑन जो रीजनल पार्टीज है उस पे है, या आप खुद के बल से लड़ सकते हैं अभी? मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ, लेकिन मैं दार्जिलिंग में जो राजनीति करता हूँ, मैं दार्जिलिंग की राजनीति करता हूँ। और जो हमारे अलायंस पार्टी के सभी साथी हैं, मैं उनको सिर्फ जो है एक अलायंस पार्टी के रूप में उनको नहीं देखता। हमारे सभी अलायंस पार्टी के साथी, उनको मैं साथ रखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने समाज को संगठित करने में अपना योगदान दिया है, समाज को एक रख पाया हूँ, और मुझे लगता है यही एकता हमारी ताकत है। हमारे बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारा काम है, शुरुआत हुई है, और पिछले 6 साल के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन ये अवश्य जो है दार्जिलिंग में देखने को मिला है। आपने जैसे बोले कि आप दार्जिलिंग का राजनीति करते हैं, दार्जिलिंग का राजनीति क्या अलग है और बाकी दूसरी जगह से? जो भी सत्ता में कलकत्ता में बैठता है वो दार्जिलिंग को जिस चश्मे से देखता है वो चश्मा ठीक नहीं है, उसको उतारना पड़ेगा। क्योंकि आज तक मैंने देखा, भारत जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद अब तक जो है दार्जिलिंग को, भूमि को पश्चिम बंगाल की सरकार अपना मानता है, लेकिन दार्जिलिंग की जनता को वो अपना नहीं मानता। वो सोचता है बाहर से आया हुआ है, हम विदेशी नहीं हैं, हम ज़मीन के साथ ही आए, ये मैं बताना चाहता हूँ। और ये मैं बार बार बंगाल को और पूरे देश को बताता हूँ। और ये जो लांछना हमारे ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इम्पोज करती है, उससे मुझे नाराज़गी है, और इससे मैं अपने समाज को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है। आप लोगों को इसीलिए चुना गया है कि यहाँ का लोगों का ये आशा थी कि आप यहाँ पर, एक तो गोरखालैंड का जो मुद्दे वो हमेशा इलेक्शन से पहले ही ज़्यादातर आते हैं, और कोई भी यहाँ का जो आंचलिक पार्टीज़ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है तो गोरखालैंड के मुद्दे सामने आ जाते हैं, लेकिन वो है, और ये रेसलेस एक सिचुएशन का क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो यहाँ का जनजातियों है उन लोगों के लिए जो ट्राइबल जो उनका सिग्निफिकेंस है वो देने का, वो जो स्वीकृति है वो देने का बात है। तो लेकिन फिर अभी ये सब कुछ के बावजूद भी लोग कहते हैं कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हमारा होगा, लेकिन होता नहीं है। देखिए दादा, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। पहली बात, जो कलकत्ता में जितने भी मीडिया हाउस है, ठीक इलेक्शन से पहले उनको दार्जिलिंग क्यों याद आता है, और ठीक इलेक्शन से पहले 2 महीने 3 महीने पहले उनको गोरखालैंड अलग राज्य की याद क्यों आती है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो भी मीडिया हाउस, और मेरे साथ तो खुला, आप कलकत्ता बुलाओ, मैं वहीं आकर के जवाब देने को तैयार हूँ। आप मेरे से जो भी प्रश्न पूछना चाहो, मैं उसका उत्तर मुस्कुराते हुए आसानी से दे सकता हूँ। मेरा यही कहना है कि अगर अलग राज्य या गोरखालैंड का समाधान टीवी9 बांग्ला कर सकता है, तो मैं आपके सामने वो विषय रखूँगा। मुझे इतना पता है वो विषय कहाँ से समाधान उसका होगा, मैं वही रखता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में कई बार रखा है। दूसरी बात, देखिए,
यहाँ की जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के लिए समस्या हो सकती है, वो हमारे लिए समस्या नहीं है। मैंने जो पहले भी आपको कहा कि आप बार बार हमारे गांवों को कुरेदने का काम करोगे, बार बार हमारे ऊपर विदेशी का लांछना लगाओगे, हमारे रिसोर्सेस को खत्म करोगे, हमारे युवाओं को बेरोजगार करोगे, हमारे युवाओं को दार्जिलिंग से बाहर जाने पे मजबूर करोगे और हमारे पहाड़ के अंदर में रोहिंग्यास, घुसपैठी और वोट बैंक को बढ़ाने का चेष्टा करोगे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी माटी, हमारी माँ है और कोई हमारी माँ के साथ आकर के छेड़छाड़ करता है, हम उसको कभी सहन नहीं कर सकते। हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं, हम अपनी देश से बात कर रहे हैं। हमारी मांग कोई ऐसी तो नहीं है कि हम अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। हम देश के अंदर, संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमको ऐसा व्यवस्था चाहिए जो टिकाऊ हो, मजबूत हो, हमारी अपेक्षा के मुताबिक हो और बार बार जो आप विदेशी कहते हो वो लांछना एक ही बार में उससे हमको मुक्ति मिल जाए। एक बात बताइए मुझे, आप प्रेसिडेंसी का एक स्टूडेंट है, तो अब एक इंटरप्रेनर भी है, ये जो कैरेक्टर है ये दार्जिलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। देखिए, पहले यहाँ पर इतने बोर्डिंग हाउसेस होते थे, एजुकेशन हब बन चुका था, ये विदेशों से लोग आते थे। यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए एटलीस्ट टी इंडस्ट्री वाज देयर और ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये भी है, लेकिन ये तीनों ही एक ही साथ अभी लगता है कि डाउनफॉल चल रहा है। तो ये डेवलप करने के लिए क्या खास मतलब ये मुद्दा हो सकता है इलेक्शन का, और इसको कैसे आप संभालने का बात सोच रहे हैं? देखिए, दार्जिलिंग में करने के लिए बहुत कुछ है और दार्जिलिंग आप देखिए, भारत में सबसे पहले बिजली दार्जिलिंग में आई, यानी बंगाल में आई है। बंगाल में कहाँ आया? दार्जिलिंग में आया। एशिया का सेकेंड जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ था? दार्जिलिंग में था। और भारत की सबसे पहली हिल्स की इंडस्ट्री पॉलिसी कहाँ के लिए बनी? दार्जिलिंग के लिए बनी। तो सब कुछ बंगाल में होता था, सब कुछ दार्जिलिंग में होता था, लेकिन आज़ादी के बाद जो कुछ भी था वो सब बर्बाद हुआ। इसलिए भी यहाँ के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं अपने प्रयासों से पिछले 6 वर्षों में कुछ काम जरूर हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी में जो पीने की पानी की व्यवस्था थी, अंग्रेजों ने 20,000 लोगों के लिए बनाई थी। आज 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी बन जाती है टूरिस्ट को मिला करके। और अमृत स्कीम के अंतर्गत अमृत 1 में 216 करोड़ रुपया और अभी 300 करोड़ रुपया और यानी 500 करोड़ रुपया सिर्फ दार्जिलिंग टाउन को पीने की पानी के लिए केंद्र सरकार की योजना मिली। कालिंगपुंग टाउन है, आप जानते हैं, 200 करोड़ रुपया कालिंगपुंग को मिला। मिरिक को 200 करोड़ रुपया मिला। 240 करोड़ रुपया करसंग म्यूनिसिपैलिटी को मिला। यानी ये सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी को, 4 म्यूनिसिपैलिटी को मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए अमृत 2 के अंतर्गत पीने की पानी के लिए मिला। कालिंगपुंग जाने के लिए एक बार आपको रोक रहा हूँ, मेरे से बात हो रहा था अजय एडवर्ड्स का, तो उसका दावा है कि यहाँ पर नल तो है, कल तो है, लेकिन पानी नहीं है उसमें। मैं तो वो उसी नल से ममता दीदी से बात किया था। ये मोदी जी का स्कीम है, पाइप है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। हमारे यहाँ डबल भ्रष्टाचार है। जो टीएमसी करती है, उनके मंत्री यहाँ से पैसे ले जाते हैं बोरी भर के, सुमो और टाटा सुमो में भर भर के, इनोवा में भर भर के, वो तो है ही। और यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं वो अतिरिक्त लेते हैं। तो हमारे ऊपर तो डबल भ्रष्टाचार है। एग्जैक्टली, ये कॉमन एक बात है, मैं आपको पूछने वाला था। जो भी जिसी से भी मैं बात किया, सबका यही कहना है कि दार्जिलिंग जैसा भ्रष्टाचार कहीं पे भी नहीं है। तो एक तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, और दूसरा कि अगर यहाँ पर जहाँ पर रेडीमेड इतने ऑप्शंस है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, टी गार्डन्स है, वहाँ पर अगर भ्रष्टाचार के कारण ये कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा इसके खिलाफ? देखिए, हमने बहुत कंप्लेंट की और बार बार जो है केंद्र से यहाँ पे टीम भी आती है इंस्पेक्शन के लिए, ऑडिट के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बंगाल को दार्जिलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दार्जिलिंग के रिसोर्सेज से, ज़मीन से इंटरेस्ट है, लेकिन लोगों से नहीं है। इसीलिए दार्जिलिंग में ऐसी एक लोगों को बिठा रखा है जिनको जनता पसंद नहीं करती, लेकिन बंगाल इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो इसीलिए उनको माफ़ है, जो भी भ्रष्टाचार करना है करो। सीएजी ऑडिट होती नहीं है,
कोई कार्रवाई पश्चिम बंगाल से होता नहीं है। और ईडी और सीबीआई को भी कई बार कहा, पता नहीं वो बंगाल के कलकत्ता तक आके रुक जाते हैं, आगे वो चढ़ नहीं पाए हैं। यही मतलब लेकिन बिना जिस तमंग से दिन भी बात हमारी हो रहा सरकार था। बनेगी, मैं सबको पकड़ के जेल के अंदर ठूंस दूंगा। मेरे पास सारे सबूत, मेरे इस समय भी अगर आप चाहो मैं एक एक पढ़ करके आपको सुना सकता हूं। जहां तक अपने डेवलपमेंट का था, मुझे लगता है वो बड़ा मुद्दा है। एक बड़ी योजना केंद्र सरकार ने अभी स्वीकृति दी है कि दार्जिलिंग के लिए अल्टरनेटिव हाईवे बनना चाहिए। तो अल्टरनेटिव की स्वीकृति हुई है, बालासन से होते हुए डायरेक्ट दार्जिलिंग तक सिलीगुड़ी से कनेक्ट करने वाला करीब 4,500-5 हजार करोड़ की स्वीकृति हुई है। कालिंगपुंग जाने के लिए 717A की स्वीकृति हो चुकी है, 80% काम भी बन चुका है। NH10 जो है पहले PWD के पास था, वापस NHAIDCL को दे दिया। एग्जिस्टिंग दार्जिलिंग का जो हाईवे है पहले PWD के पास था, मैं वापस ले जा करके NHAIDCL केंद्र सरकार को दे दिया। और जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हम सबकी अपेक्षाएं हैं। और केंद्र सरकार को मैंने बार बार इसके लिए निवेदन किया, आने वाले समय में इसकी भी घोषणा होगी, क्योंकि एजुकेशन का हब था, लेकिन हायर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं होने के कारण लोग टिकते नहीं है। और टूरिज्म में इस बार बजट में कहा है कि 20 जो अट्रैक्टिव जो है लोकेशन है, देश भर के रीजन है, उसको डेवलप करेंगे, तो उसमें दार्जिलिंग भी है। और यहाँ की चाय की इंडस्ट्री ये स्टेट और केंद्र के बीच में पिस करके ये नो मैन्स लैंड जैसा एक विषय वस्तु है। इसीलिए हमने कहा है कि लेबर एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, वो हो चुका है, जिसमें अभी मिनिमम वेज कम से कम 350 रुपये मिलेगा। और टी इंडस्ट्री को सपोर्ट की आवश्यकता है। आने वाले समय में हमने ये भी कोशिश किया है कि इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ इसको जोड़ दे, तो मुझे लगता है जो ओनर है, जो मालिक है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, बैंक से आसानी से उनको लोन मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें पे मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा बड़ा विषय ये है कि हमारे युवाओं को स्किलिंग करके हम अपने युवाओं को पलायन करने से रोकें, हमारे युवा यहीं काम करें, उनको यहीं रोजगार सृजन करें, ये है। लेकिन इसमें मैं, क्योंकि आप कलकत्ता से आए हो, तो आप जाकर के टीएमसी को ये भी बता देना कि यहाँ पे जितने भी डीएम का ऑफिस है, एसपी पुलिस का ऑफिस है, थाना है, अस्पताल है, जहाँ भी भर्ती होता है वो आदमी कलकत्ता से भेजते हैं। मुझे लगता है लोकल को प्रमोट करना चाहिए। उससे क्या है, यहाँ का वातावरण और बैलेंस बना रहता है, क्योंकि यहाँ से जाकर के कलकत्ता लोग नौकरी नहीं करते, वो यहाँ के लोग यहीं जॉब करना पसंद करते हैं। कलकत्ता के लोग सर्दी में नहीं आना चाहते, कलकत्ता में ही रोकनी करना चाहते हैं। और अगर रीजनल स्पेसिफिक, अगर लोकल लोगों को हम प्रमोट करेंगे, तो मुझे लगता है उससे एक अच्छा वातावरण बनेगा। देखिए, 2 बजट्स अभी हो चुका है, एक सेंट्रल बजट और एक स्टेट बजट। अभी स्टेट बजट तो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस बार जैसे हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन को नज़र में रखते हुए ये इस तरह से सजाया गया है कि उसमें कुछ खास तो है, मतलब कोई स्पेसिफिक इंटेंशन तो है उसमें। लेकिन पहाड़ के लिए ये जो तराई डुवर्स पहाड़ जो है, इसमें देखिए 25% जो आबादी है वो यहाँ का है, पूरा स्टेट में 20% पूरा लैंड जो है यहाँ का है। लेकिन फिर भी जो इसके खाते में रखे हैं वो काफ़ी कम है, बहुत ही कम है। तो ये अगर चेंज नहीं होगा, ये चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भरपाई के बारे में सोचे है? पहले स्टेट का बजट की बात करते हैं, क्योंकि आपने विषय रख ही दिया है। 4 लाख करोड़ का बजट पेश किया, ये पूरी जनता को भी समझने की आवश्यकता है। और 4 लाख करोड़ का बजट है। बजट क्या होता है? मतलब बैलेंस शीट होता है किसी भी सरकार का, स्टेट का या सेंट्रल का। एक तरफ आमदनी होती है यानी इनकम होता है, दूसरी तरफ खर्चा यानी एक्सपेंडिचर होता है। आमदनी है 3 लाख करोड़ रुपए, वो भी खींच के बनाया है, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम है ही नहीं एक्चुअल में। और दूसरी तरफ खर्चा है 4 लाख करोड़ का। मैं 3 भी मान लूं तो भी 1 लाख करोड़ का गैप है, यानी टोटल बजट का 25% आपके पास इनकम शॉर्टफॉल है। क्या करने वाले हो आप? डेट लेने वाले हो, लोन लेने वाले हो, उधार लेने वाले हो बैंकों से या अन्य संस्थानों से। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर ऑलरेडी 7,75,000 करोड़ यानी करीब करीब 8 लाख करोड़ का पश्चिम बंगाल के ऊपर में कर्जा है। आपके ऊपर भी 80,000 रुपए का कर्जा है, मेरे ऊपर भी 80,000 रुपए का कर्जा है, एक एक जो है बंगाल की जनता के ऊपर में। और 1 लाख करोड़ रुपए और ये लोग उधारी लेने वाले हैं। ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी। और इस पूरे बजट में 4 लाख करोड़ के बजट में आप देखना स्पेसिफिक 54,000 करोड़ रुपए यानी 54,000 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है? ये जो लोन अभी तक का है उसको रिपे करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। करेक्ट। तीसरी बात मजेदार, नॉर्थ बंगाल
को किस चश्मा से देखते हैं आप देखिए। नॉर्थ बंगाल में आपको जो है करीब 25% रिसोर्सेस हम देते हैं, करीब करीब जो है 25% से ज्यादा आबादी नॉर्थ बंगाल में है। आपने मदरसा को दिया 5,713 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए, और 920 करोड़ मदरसों का डेवलपमेंट के लिए, और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के लिए आपने दिया 900 करोड़ रुपया, और वो भी खर्चा होगा 500 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया आप देते ही नहीं हो। एक बात। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में 2.5 करोड़ युवा यूथ है, उनके लिए साइंस टेक्नोलॉजी का बजट है 82 करोड़ का, और आपका मदरसा बोर्ड का जो है बजट है 5,713 करोड़ रुपया। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, और ये तुष्टीकरण ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद किया है। और इस तुष्टीकरण की राजनीति से एक समाज, एक वर्ग आपको ताली तो देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में खाली ही मिलता है। पश्चिम बंगाल की तरक्की उससे नहीं होती। और आप देखिए पूरे 4 लाख करोड़ के बजट में डेवलपमेंट के ऊपर, यानी जो एसेट क्रिएशन के ऊपर में कोई बजट है ही नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। और आपने कहा कि हम जो है चुनाव से ठीक पहले, आपने 2 महीने पहले घोषणा किया कि हम जो है लक्ष्मी भंडार में 500 रुपए बढ़ाएंगे। आपकी सरकार ही नहीं बन रही है, आप कहां से बढ़ाओगे? और आपके पास पैसे ही नहीं है। आप उससे पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25% डीए आपको मार्च से पहले देना पड़ेगा, उसका आपने प्रोविजन किया नहीं। इसका मतलब आपको पता है कि जो है आपकी सरकार नहीं बननी है, इसलिए आपने प्रोविजन नहीं किया, या आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानने वाले हो। यह हकीकत है। और मजेदार बात इसमें देखिए कि आपने 500 करोड़ रुपया लक्ष्मी भंडार में बढ़ाने की आपने बात की। मैं आपके सामने ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बंगाली मुख्यमंत्री बनने वाला है, वही शपथ लेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3,000 रुपया हर एक हमारी माताओं, बहनों को और महिलाओं को देने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, ये मोदी की ये गारंटी है। और इनकी सरकार नहीं बन रही। आशा वर्कर आप देखिए, उनकी डिमांड थी 15,000 रुपये मिलना चाहिए उनका ऑनरियम, लेकिन आपने 1,000 रुपये बढ़ा दिया, यानी उनके स्वाभिमान को और आपने चोट पहुंचाया है। और उनका जो स्वाभिमान थी, उनकी अपेक्षा के पास भी जाने का आपके पास वो हिम्मत नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं, देखिए, न तो इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कोई मिशन है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ जो है 30% आबादी की राजनीति करके अपनी जो है कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं हिंदू बंगाली जग गया है। पहली बार मैं देख रहा हूं अब हिंदू बंगाली जो है मोदी को और कमल को वोट देगा। आपको क्या लगता है कि सेंट्रल बजट से आप यहाँ का ये नॉर्थ बंगाल के लिए जो आप चाहते हैं वही पैसा ला पाए? आप देखिए ना, केंद्र सरकार का सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में पता है कितना काम चल रहा है? 60,000 करोड़ का काम सिर्फ एक जिला, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं आपको, रेल से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, हाईवे से लेकर के, पानी से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, सभी तरह के कामों में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार का चल रहा है। और जहां तक इस बार का केंद्र सरकार का बजट था, आप देखिए, हमने मांगा भी नहीं। हमने तो कहा था मेट्रो चाहिए सिलीगुड़ी के लिए, केंद्र सरकार ने कहा कि अभी आबादी के हिसाब से वाइबिलिटी नहीं आएगी, और केंद्र सरकार ने हमको बम्पर जो है बुलेट ट्रेन दिया, वो भी मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डायरेक्ट जो है दार्जिलिंग की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़ने वाला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई है। चिकन नेक क्षेत्र को जोड़ेगा, और ये जो चिकन नेक जो सेंसिटिव जोन है, बार बार इसके ऊपर जो आक्रमण होता है, कभी हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से, एक कभी चाइना से, एक डर और थ्रेट बना रहता है, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर से घिरा हुआ इलाका है, एक तरफ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बगल में चाइना। तो अब जो है ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी के बाद गुवाहाटी तक जाएगी, गुवाहाटी को भी जोड़ेगी, और चिकन नेक क्षेत्र में 40 किलोमीटर जो रास्ता होगा, जो लाइन होगा, वो अंडरग्राउंड होगा। यानी अभी नो मोर चिकन नेक, ये एलिफेंट नेक बन जाएगा। इतना बड़ा काम जो है घोषणा इस बजट में केंद्र सरकार ने किया है। तो अभी जिस तरह से ये जोड़ रहे हैं, और ये जैसे आप बोल रहे हैं एलिफेंट नेक बन रहा है, तो फिर क्या ये यूनियन टेरिटरी का बात है? नहीं। देखिए, आप बुलेट ट्रेन को जो है यूटी के साथ मत जोड़िए। आप जो भी जितना भी प्रयास करोगे, आपको कोई हेडलाइन दार्जिलिंग से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ राजू बिष्ट बैठा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं फिर कहता हूं, अगर आप में हिम्मत है
आप डिबेट के लिए बुलाओ कलकत्ता में, मैं एकदम आ जाऊंगा और आपके इनविटेशन पे, और आप कलकत्ता में मंच में डिबेट करो, मैं मेरिट के हिसाब से हमारे लिए क्या सही होगा मैं वो रखूंगा। ठीक है। और ये मेरा आपसे वादा है। और देखिए, अलग राज्य होना चाहिए, यूटी होना चाहिए, या और कोई समाधान होना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है, जो भी समाधान हो, ये जो भारत का संविधान जो किताब है उसमें जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत होना चाहिए। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या आप लोग किसी के साथ टाई अप करेंगे देखिए, या कुछ करेंगे? सिंगल लाइन में उत्तर, मैं जैसा सोचता हूं मेरी जनता वैसे ही सोचती है, क्योंकि मेरी जनता क्या सोचती है मैं वैसा ही सोचता हूं। तो इसीलिए हम अलग नहीं हैं, मैं उसी समाज का हिस्सा हूं, और हम लोग ऐसे मिलजुल के रहते हैं संगठित होकर के। जितना भी कोई विभाजित करना चाहे तो भी हम नहीं होंगे। हम सब लोग मोदी के भक्त हैं और हम सब मोदी के साथ ही रहेंगे। आपने बजट छोड़ दिया, मैं फिर आता हूं, केंद्र सरकार ने हाई स्पीड आपको बुलेट ट्रेन दिया, इसके अलावा 12.20 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार कर रही है। 20 टूरिस्ट डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट कर रही है। 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। बुद्धिस्ट सर्किट बन रहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट से और सिक्किम को जोड़ने वाला, उसमें दार्जिलिंग भी आएगा। ये तमाम घोषणाएं हुई है, और इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है दार्जिलिंग जैसा पहाड़ी क्षेत्र भी होने वाला है। लेकिन ये जो इतने सारे काम का आपने प्रबंध किया है, लेकिन ये अगर जो करप्शन के बात आप कर रहे हैं वो बीच में रुकावट तो नहीं डालेगा? नहीं, करप्शन तो बंगाल में है, तो करप्शन तो यहाँ तो डबल करप्शन है, इसीलिए 2 महीने बाद तो सब करप्शन खत्म होने वाला है। और जिसने भी हमारा पानी का, चाहे बगान का, और हमारा राशन का पैसा, सड़क का, PMGSY का, आवास योजना का जो पैसा खाया है, सूद समेत उसको वापस देना पड़ेगा, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आखिरी जो फिर से मैं वो इलेक्शन के बारे में ही आऊँगा कि यहाँ का जो तीनों सीट्स है, ये सारे में क्या भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ेंगे या इसके साथ यहाँ का लोगों का लेने का, यहाँ का पार्टीज को सपोर्ट करने का कोई बात सोचे है आप? देखिए, अलायंस कुछ होगा? हाँ, हमारा ऑलरेडी अलायंस है 2021 में भी और 2019 में भी। 21 में कुछ लोग हमारे साथ नहीं थे, 2024 में वापस आए, और 2026 में मेरा प्रयास है कि हम सब लोग मिल करके लड़ें, क्योंकि हमारा शत्रु एक है, वो है TMC। तो मेरा यही प्रयास है, हम सब मिल करके लड़ें। भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं फिर इतना कहना चाहूंगा, मेरे लिए ये जो अलायंस है सिर्फ चुनाव का नहीं है, समाज को संगठित रखने का, समाज को जागरूक रखने का, समाज को एक साथ रखने का, जिससे हम संगठित रहे, ताकतवर रहे, मजबूत रहे, गांव समाज को बनाने का ये अलायंस है, मैं ऐसा मानता हूं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को टाइम देने के लिए।